नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स का ये शो आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, आप जैसे व्यूअर्स के लिए बना है जो कंप्लेन करते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है और या कोई स्कैम के बारे में वो बखूबी जानते हो। मैं अपने सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी फ्रॉड के बारे में, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो तो आप हमें यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप किसी स्कैम के बारे में जानते हो तो आप हमें इत्तला कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम इन्वेस्टिगेट करेगी, कोशिश करेगी और उस चीज़ का पर्दाफाश भी करेगी, आपके सामने ले आएगी वो सारा सच, वो सारा स्कैम, वो सारा प्रोसेस किस तरीके से पब्लिक को लूटा गया। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की ये हमेशा कोशिश रहेगी कि आपके साथ हमेशा रहे, आपको इत्तला करते रहे, आपको एजुकेट करता रहे। कितने जो वेरियस किस्म के स्कैम्स जो हो रहे हैं मार्केट्स में, वेरियस किस्म के फ्रॉड्स जो हो रहे हैं मार्केट्स में, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स के नाम पे ले लो, जैसे कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स करती हैं और वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करती, या कभी वो तो मैच्योरिटी के बाद तो पेमेंट भी नहीं करती। ऐसा कोई फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है या ऐसी कोई कंप्लेन आपके पास है तो आप हमें बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स आपके स्क्रीन के सामने फ्लैश कर रहे होंगे। और अगर किसी कारण आप हमें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें ईमेल करिए। हम आपकी वो सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो उस चीज़ को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और आपको इसी शो पे हम दिखाएंगे भी, उस कंपनी को एक्सपोज भी करेंगे जिन्होंने ये ऐसा कोई फ्रॉड किया है। लगातार हमने इस शो पे आपको ये दिखाया कि कितने सारी कंपनीज हैं जो फ्रॉड्स करती हैं और बखूबी उनका काम शुरू है। चाहे वो क्लासेस के नाम पे ले लिया जाए, जैसे बच्चों के क्लासेस के बारे में हमने बात की आपके सामने। हमने आपको ये बताया कि क्लासेस भी किस तरीके से एडमिशन्स के प्रोसेस के नाम को लेके एक कंपनी ने, एक अधिकारी, एक कंपनी ने, एक डायरेक्टर ने कैसे मिसयूज किया वो सारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस का एडमिशन। और आज उसका स्टेट ये है कि वो बिहाइंड बार्स है और कोर्ट के चक्कर सारे स्टूडेंट्स खा रहे हैं। दूसरी बात हमने ये बताई कि आपको ये भी यहाँ पे एक्सपोज किया कि कितनी सारी कंपनीज हैं जो प्लांटेशन के नाम से चकमा देती हैं। ये कहती हैं कि आप 900 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट करिए, 900 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 15 साल बाद आपको 900 रुपये के कुछ तकरीबन 90,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे भी स्कैम्स हमने आपको दिखाए, हमने आपको बताए। ऐसी भी स्टोरीज हमने कवर की हैं जहां पे कोल माइन स्कैम्स हों या स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के साथ फ्रॉड हुए हों, चाहे वो नौकरी को लेके, चाहे वो वर्क ऑनलाइन को लेके, चाहे वो एडमिशन्स को लेके, वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने बखूबी रखी है। और स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम ने कोशिश किया है कि आपको हमेशा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम ने हमेशा कोशिश की है कि आपको एक नई सीख सिखाई जाए, बताई जाए कि ये ऐसे भी किस्म के फ्रॉड्स होते हैं और वो इस वजह से होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर उस चीज़ से वाकिफ नहीं है। हमारी ये मुहिम है कि हम आपको एजुकेट करें कि किस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं, जैसे आप हमेशा सतर्क रह सकें कि ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं और इस चक्करों में ना फंसें। इस बार मैं आपको एक और चीज़ बताना जा रहा हूं जो हमें आप जैसे किसी निवेशक ने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें ये कंप्लेन दी कि सिटी बैंक ने किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी की और किस तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ उनके अकाउंट में हुई। मैं अपने सहयोगी को बताऊंगा कि एक छोटी सी झलक देख लें सिटी बैंक में क्या हुआ था। ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। जी, आपने देखा कि सिटी बैंक क्या कर रहा है, किस तरीके से एक सीनियर सिटीजन के पैसे उन्होंने लिए हैं।
वो पूरी स्टोरी क्या है, इसके पीछे सच कौन सा सच है जो हमारे सामने आया, और हमारी पूरी टीम ने कोशिश की कि इस पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, हर एक पन्ना पढ़ें और आपके सामने एक रिपोर्ट ले आए। जल्द स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपके सामने ये पूरी स्टोरी डिटेल में आपको बताया जाए, आपको दिखाया जाए कि ऐसे भी हो सकता है। तो आप सतर्क रहो ऐसे भी चीज़ों से। फिलहाल मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ, आपको जनरली एक बात करने जा रहा हूँ कि कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हो, कैसे आप अपने आप को हमेशा अपने पैसे को सतर्क रह सकते हो और हमेशा अपने पैसों की सुरक्षा कर सकते हो कि कैसे इस सारे फ्रॉड्स के चक्करों में ना पड़े। सबसे पहली बात, हमने जितने भी शोज किए हैं वहां आपने एक ही सीख समझी है कि जल्द से जल्द अगर आपके पैसे डबल करने की कोई स्कीम आती है तो उस चीज़ से आप सतर्क रहें, आप वो चीज़ से एकदम दूर रहें कि ऐसी भी कोई कंपनियां हैं जो दावा करती हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, छोटी मात्रा में पैसे दीजिए, आपके पैसे यही छोटी मात्रा में डबल हो जाएंगे, और बहुत ही कम समय में डबल होने की ये दावा करते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल एक बता दूं आपको, अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो वो आपको कहेंगे कि ये 1000 के 4000 हो जाएंगे बस आने वाले 4 महीनों में। तो ऐसी चीज़ों से आप ज़रा बच के रहें, क्योंकि 99.99% की ये गारंटी है कि ऐसी कंपनियां CIS यानी कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में रजिस्टर्ड नहीं होंगी। दूसरी बात क्या है मैं आपको जल्द बता दूं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लें। हेलो, यस मैम, क्या है आपकी कंप्लेन? स्केमेटिक फाइनेंस लिमिटेड में 1995 में हाँ इन्वेस्ट किया था। 1995 में आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था? हाँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपने 12,000 की अमाउंट थी, 12,000 अमाउंट थी। ओके। एफडी रखा था। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और वो कंपनी का बार बार अहमदाबाद में मैं जाती थी तो वो बंदी ऑफिस बंद दिखा दी थी। ओके, आपने एक कंपनी का नाम क्या कहा, आप जरा दोबारा कहेंगे? स्केमेटिक फाइनेंस लिमिटेड। ओके, प्रोमेटिक फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी 12,000 स्केमेटिक जेनेटिक। ओके, जेनेटिक फाइनेंस लिमिटेड। जेनेटिक नहीं, स्केमेटिक। ओके, ये कंपनी में 12,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे और 1995 में एज ए FD फिक्स डिपॉजिट के नाम पे। हाँ। अच्छा, आपको कोई इंटरेस्ट आया था कंपनी से आफ्टर 1995? नहीं, कोई भी नहीं इंटरेस्ट आया था। अच्छा, इस कंपनी से लास्ट आपकी बातचीत कब हुई थी? बस 1 महीने तक हुआ था बात, फिर बाद में कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो गए। उसके बाद कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। सो 96 से लेके आज तक आपने दोबारा कभी कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? बहुत बार किया, लेकिन वो कंपनी क्लोज दिखा रहे, मतलब कोई वहाँ पे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, कोई नंबर भी नहीं उठा रहे। अच्छा, तो कोई कंपनी के नंबर्स नहीं उठा रहे। अच्छा, कंपनी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आपके अकाउंट पे आ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें एक ईमेल करें, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन सारी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप हमें ईमेल करें, और अपने डिटेल जो आपकी कंप्लेन है वो एक दोबारा हमें ईमेल के जरिए आप हमें लिखिए। हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आखिर ये कंपनी कहाँ है और कहाँ उनका बेस है। अगर कहीं पे भी इंडिया में अगर वो लिस्टेड है या कहीं पे भी काम कर रही हो तो आपको जरूर कॉन्टैक्ट करके बताएंगे हम। थैंक यू सर। यू आर वेलकम वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये दर्शक थी जो कह रही थी कि कंपनी में 1996 में उन्होंने पेमेंट की है और उन्होंने एक फिक्स डिपॉजिट्स रखी थी। देखिए, ये पिछला कॉल जो आया, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इससे एक क्या चीज़ हमारे सामने आई। आपने कंपनी में पैसे लगाए, पैसे लगाने के बाद आपने कंपनी में कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कंपनी की कांटेक्ट करने की कोशिश में उन्होंने कोई भी ऐसी लीगल स्टेप यानी कि कंप्लेन जैसे हम किसी कहते हैं, चाहे वो FIR के रूप में हो, चाहे वो कोर्ट में केस के रूप में हो, कोई भी चीज़ में उन्होंने कंप्लेन नहीं की। ना उन्होंने सेबी में कंप्लेन की, ना उन्होंने कहीं और कंप्लेन की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बार बार कंपनी के चक्कर लगाए, बार बार कंपनियों को ये देखा कि उनके फ़ोन नंबर्स ट्राई किए, लेकिन कंपनी कांटेक्ट में अब तक नहीं हुई। मैं आज इस शो में आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज़ बताने की कोशिश आपके सामने रख रहा हूँ कि
पहली बात, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लेके आपके पास आता है और अगर आपको ये कहता है कि आपका पैसा बहुत जल्द बड़े परसेंटेज से डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, या तो आपको ऐसी अनोखी नंबर बता रहा है जो आपने कभी सोचा भी ना हो, तो आप वहाँ पे सतर्क रहें। तो आप वहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ऐसी कोई भी चीज़ कंपनी, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, ये 99.99% चांसेस हैं कि ये ऐसी कंपनी फ्रॉड करेंगी या आगे चल के बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जैसे हम CIS के नाम से जानते हैं, उनके रेगुलेशंस, सेबी ने जो रेगुलेशंस बनाए हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं और वो इतने इतने इंफॉर्मेटिव हैं कि जब तक कंपनी ने वो एक रेगुलेशन स्कीम में अप्लाई नहीं किया, तब तक कंपनी को परमिशन नहीं दी जाती है सेबी से कि आप पैसे ले सकें। तो इस चीज़ से आप हमेशा ये रहें, हमेशा इस चीज़ पे आप अलर्ट रहें कि ऐसी भी चीज़ हो सकती है आपके साथ। तो सबसे पहला मेरा ये रहेगा आपको कि आप कोई भी ऐसे चक्करों में या कोई भी ऐसी स्कीम्स में एनरोल ना करें जहां आपके पैसे दुगने या तिगने होने की संभावना है। दूसरी चीज़ जो हमारे सामने हमने बार बार आपको यहाँ हाईलाइट की है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है कि कहीं आप फंस गए हैं या किसी फ्रॉड में आपने फ्रॉड के अंदर आपको या किसी स्कैम में आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, वहाँ पे इमीडिएट एक्शन उठाएं। इमीडिएट एक्शन यानी कि जो अधिकारी, जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि सेबी है, पुलिस है, गवर्नमेंट है, वहाँ पे आप इमीडिएटली कंप्लेन करें। इमीडिएटली कंप्लेन यानी कि आप एक लेटर लिखें, FIR करें कंपनी के नाम पे और अपना नाम सबसे पहले रजिस्टर करवा लें, क्योंकि अगर आप जैसे आप ये चीज़ों को हाईलाइट करते हो तो चांसेस होता है कि आपका पैसा जल्द आ सकता है, क्योंकि जो एजेंसीज हैं वो तुरंत आपके कंप्लेन के बाद काम करना शुरू करेंगी और कंपनी को जहां कहीं भी हो वो ग्रैब करने की कोशिश करेगी। जैसे एक एग्जांपल, हमारा पिछला कॉल जो था, अब वो गैप स्कैम होने के बाद, फ्रॉड होने के बाद कम से कम ना करके भी 18 से 19 साल का दायरा है। अब 18 से 19 साल के बीच में कंपनी कहां से कहां पहुंच सकती है। तो अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ हो तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि तकरीबन 90 दिनों के अंदर अंदर आप अपना इमीडिएट स्टेप लें और कंप्लेन करें। कंप्लेन आप एक बार अगर आपने ठान ले ली कि 90 दिनों तक अगर आपको कंपनी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया तो बस हो गया, कंपनी को जितना ग्रेस पीरियड आपको देना था आपने दे दिया। इमीडिएटली आप उस कंपनी के अगेंस्ट एक FIR कर सकते हैं या कंपनी पे एक्शन, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस ले सकते हैं। इस चीज़ पे बिल्कुल ना का देर करिए, क्योंकि ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर टाइम फ्रेम चला गया तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। फिर वही चक्कर होगा, आप यही से बार बार कहोगे कि हमारे पैसे डूब गए, लेकिन बंदा जिसने पैसे लेके भाग गया वो ऐश कर रहा है। तीसरी चीज़ मैं आपके सामने एक और बार कहना चाहूँगा कि जितने भी ये फ़ोन कॉल्स हमें आते हैं जो कंप्लेंट्स के बारे में कहते हैं, हमने इनमें से एक और चीज़ हमने यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की है, और वो कोशिश ये है कि छोटी रकम इन्वेस्ट करने के बाद, छोटी रकम यानी कि अगर मैंने किसी कंपनी को, जैसे मैंने आपको एक आपको एग्जाम्पल बताया था 900 रुपये का, मैं आपसे दोबारा संपर्क करूँगा। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे पहले बात कर लें। हेलो। हेलो। यस। हाँ हेलो, मैं फिरोज तिवारी बोल रही हूँ। जी बोलिए मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। या सर, हमारा वडाला में है एक प्रॉपर्टी जगह है। ओके। तो हेलो। हाँ जी कहिए। हाँ, तो वहाँ बिल्डर ने बिल्डिंग बना ली है। ओके। तो उनसे जब कहा गया था तो उन्होंने कहा हमको ये जगह SRA की तरफ से मिला है। ओके। जो कि उस जगह का टैक्स अभी भी मेरे डैडी के नाम से आता है प्रेजेंट में। अच्छा, टैक्स आप जो टैक्स मैं बहुत 71 से कि 72 से भर रहे उस जगह का टैक्स हो। ओके। और हमको बाकायदा देर मुंबई से वो आता है टैक्स भरने के लिए। हाँ, वो स्लिप्स आती होंगी, रिमाइंडर कॉल्स आते होंगे। हाँ जी, बिल्स आते तो होंगे। अगर उसको SRA से मिला है तो वो कुछ बता नहीं रहा है, फिर हमारे डैडी के नाम से, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही कि हम कहाँ से शुरुआत करें, ऐसे हम फंसे हुए हैं। ओके, आपका ये वडाला में कहाँ पे है प्लॉट? ये वडाला ईस्ट में है।
हाँ इंडियन ऑयल के करीब इंडियन ऑयल का कंपनी है उसके सामने है, संघवी बिल्डर्स अभी वहाँ हाइट बना रहा है। ओके, तो काम बिल्डर का चालू हो गया है? हाँ वो बना चुका है। बिल्डर अच्छा, काम पूरी बिल्डिंग बना चुका है वो? पूरा नहीं बना है, उसका पूरा हाइट कुछ 25 या कुछ 32 का है। ओके। तो 6 फ्लोर तक हुआ है, लेकिन मोनोरेल जा रहा है करके थोड़ा काम रुका हुआ है, बाजू से मोनोरेल जा रहा है। ओके, तो उसका काम चालू होने की वजह से शायद थोड़ा रुका हुआ है। तो आपने कोई कंप्लेन की थी? मेरे डैडी ने कोर्ट से किया था, हाँ हाँ। तो उन्होंने कोर्ट में ऐसे जवाब दिया बिल्डर ने, क्योंकि वो भी इतने पैसे वो कर रहे हैं, वकील लोग भी इतने पैसे मांग रहे हैं, केस भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, जगह भी जा रही है, पैसे भी इतने खर्चे हो गए। और बिल्डर ने ऐसा कहा कि मुझे वो जगह एसआरए से मिली है, तो उन्होंने वो प्रूफ नहीं दिया। एसआरए से जगह मिली है तो टैक्स अभी तक हमारे पास आ रहा है। ओके, आप ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास अभी मौजूद हैं? अभी तो नहीं है, अभी डैडी के पास है वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब आपके पास हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स? आप अगर मैं आपको कहूँ स्कैन करके अगर आप मुझे भेजना चाहें तो भेज सकते हो ये सारी चीज़ें? हाँ तो इस समय मैं नहीं दे सकती हूँ सर। नहीं नहीं, आने वाले 1-2 दिनों में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप मुझे अभी सबसे बड़ी बात एक ये है कि आपकी जगह वहाँ वो क्या था, खाली प्लॉट था, क्या था वो जगह? खाली प्लॉट था सर, पहले हमारे ना बिजनेस था, मतलब दूध का, हमारे कुछ 150-200 भैंसें थी पहले। ओके उस जगह पे थी। ओके। तो उस जगह पे वो क्या है, कोई नेटवर्क थे, वो मेरे डैडी को देकर गए जगह, और टैक्स फिर वो कोर्ट में भी वो जगह जीत गए हैं मेरे डैडी। अच्छा, कोर्ट का फैसला क्या आया? वो मेरे डैडी के फेवर में आया था, जब जगह के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में किया ना, हाँ हाँ। तो वो मेरे डैडी वो जगह के लिए केस जीत गए हैं। ओके। लेकिन अब जो बिल्डर किया है, वो बिल्डर तो बाद में आया है ना, अब आया है बिल्डर। ओके, नहीं देखिए, बिल्डर अगर बिल्डिंग बना रहा है तो जाहिर है उसको 1.5, पौने 2 या 3 साल लगे होंगे बिल्डिंग बनाने में। हाँ तो ये 3 साल पुराना मैटर है, तो 3 सालों में क्या चीज़, मैं वो जानना की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि इन 3 सालों में क्या हुआ है। हाँ, वही मैं बोल रही सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं एक्चुअली सामने बात हो तो ज्यादा अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं कभी भी, हमारा स्टूडियो अंधेरी में है। मैं अपने अपने सहयोगियों को कहूँगा कि आपको कांटेक्ट करें और आपको हमारी पूरी एड्रेस दे दें, और और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ यहाँ जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे पहले कहा कि कोर्ट का ऑर्डर आपके फेवर में आया था। हाँ, उसके बाद ये बिल्डिंग दोबारा बनी गई थी वहाँ पे? नहीं, उससे वो तो काफी पुरानी बात हो गई। बिल्डिंग तो आप 2-3 साल से बने समझे। ओके, बिल्डिंग अब बनी है। ओके, कोर्ट में आपका ये केस काफी पुराना था? हाँ, 90 के पहले ही आ चुका है वो फैसला। ओके, वो सब है हमारे पास कागज। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को समझेंगे। आप जब आएंगे हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशंस के साथ, तो हम जाहिर है इस चीज़ को समझेंगे और परखेंगे कि आखिर ये क्या। आपने बिल्डर का नाम नहीं बताया, क्या बिल्डर का नाम क्या था? संघवी बिल्डर। संघवी बिल्डर्स। संघवी बिल्डर। ओके ओके, ये बिल्डर पे कोशिश करेंगे, जैसे आपके डॉक्यूमेंटेशंस आए हमारे पास, हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे चीज़ को एक्सपोज करें और जाहिर है हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि आखिर क्या हो सकता है। क्या? हाँ, प्लीज जरा हेल्प करिए, हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से स्टार्ट करें। जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपने सहयोगियों को कहूँगा कि आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दे दें और हमारी पूरी डिटेल एड्रेस दे दें, जैसे कि आपको पता चले, और एक अपॉइंटमेंट भी दे दें कि जो स्पेसिफिक डेज के लिए हो। तो वी विल सिट एंड वी विल डिस्कस दिस एंटायर मैटर एंड गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। हाँ, और एक दूसरा मैटर ये है सर कि हमने एक जगह पैसे इन्वेस्ट किए थे। ओके, कहाँ इन्वेस्ट किए थे आपने पैसे? वो कांदीवली में ओम साई रिटेन कार के नाम से था। ओके, तो ओम साई, हाँ कार का, हाँ साई कार्स। ओके ओके, ओम कांदीवली में है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, होंडा सिटी और ये सब के नाम पे उन लोग देते थे। तो वो हमारा वहाँ भी बहुत सारा पैसा फंस गया है, और वो है ही नहीं वहाँ पे, वो बंद हो चुका है। आपके नाम पे कोई गाड़ियाँ होंगी? कोई गाड़ी नहीं है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो क्या आई थी आपके पास, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके जो उन्होंने क्या बोला था कि आप जैसे 1,25,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने में हम इतना देंगे। जी हाँ, ऐसा उन्होंने महीने का बताया था। एक महीने का कितना था? 15,000 था, 20,000 था? नहीं, कुछ 8,000 कुछ ऐसा पर मंथ देने का था उनका। 8,000 पर मंथ, 1.25 लाख रुपए के ऊपर 8,000 पर मंथ था आपका?
हाँ, हाँ जी। तो उन्होंने 1-2 किया था, 2-3 किए थे उन्होंने, एक का मिला लेकिन 2 के मिले नहीं क्योंकि वो ऑफिस ही बंद हो चुका। जी हाँ, हम बार बार जा रहे, समझ में नहीं आ रहा, बोले है ही नहीं यहाँ कोई। जी हाँ, ये बात ऐसी है कि मेरे ख्याल से ही अभी जो इसके पूरे जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो अरेस्ट हो चुके हैं, और इसी चीज़ के एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो सामने आया है। साई प्रसाद कुछ कंपनी का नाम था। हाँ, बहुत बहुत सारी कंप्लेंट्स थे हमारे पास, लेकिन आज की तारीख में ये अभी भी कोर्ट में मैटर है, और इस चीज़ की सुनवाई आने वाले कुछ महीनों में आएगी। जैसे स्पीक एशिया का कैसे जैसे प्रॉब्लम था, वैसे ही किस्म का ये भी है कि इट्स बीन क्वाइट। जैसे ही कोई चीज़ सामने आएगी, जाहिर है हम आपको इसी शो पे ज़रूर बताएंगे कि क्या अपडेट्स हुई हैं और आगे के क्या प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हो। फिलहाल ये है ना, हमने ना यहाँ कमिश्नर ऑफिस है ना प्रॉफिट मार्केट में, हाँ जी, वहाँ फ्रॉड का एक डिपार्टमेंट है, ऑफेंस का। हाँ जी, ऑफेंस का डिपार्टमेंट, वहाँ भी हमने कंप्लेंट की है। तो वहाँ पे आपको कंप्लेंट में क्या आपको बताया गया? हमें खाली जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे वो हमें जमा करने बोला गया वहाँ। अच्छा, वो हमने दे दिया, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं है। तो वहाँ से आप एक आरटीआई लिखिए कि हमने ये कंप्लेंट की थी, उसके क्या अभी स्टेटस है, वो आपको बता देंगे। आपको वहाँ पे जाके पूछना पड़ेगा। तो आरटीओ में मतलब हम कैसे दें? नहीं, आप पहले तो जाइए वहाँ ऑफिस में, उनसे पूछिए हमने कंप्लेंट दी थी, उस कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। अच्छा, आप समझे मेरी बात? अगर आप पहली बार जब कंप्लेन करने जा रहे हो तो पहले तो आप उनसे पूछ लीजिए कि हमने जो कंप्लेन की थी उसका स्टेटस क्या है। वो स्टेटस जानने के बाद अगर आपको वो बराबर जवाब देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो फिर वहीं पे पूछ के कि मुझे अगर आरटीआई फाइल करना हो आपके इस चीज़ के लिए, तो फिर हम क्या प्रोसीजर लिए, फिर आप आरटीआई कर सकते हो वहीं पे ही। एक फॉर्म आता है और एक कुछ स्टैम्प ड्यूटी आती है, आपको वो भर के आपको वो सब करेंगे। उन्होंने क्या बोला, हम आपको फोन पे इन्फॉर्मेशन करेंगे, आपके मोबाइल नंबर वगैरह सब लिया था। जी देखिए, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, लेकिन आपको इसके काफ़ी पुरानी बात होगी ये आपकी जो आपने कही है, मुझे भी पुरानी हो गई, लेकिन एक दूसरे के पीछे वो सिटी में था एक, उसमें भी अटक गया था। जी मैं एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा इस स्टेज पे कि यही है कि आप कांटेक्ट करिए उनको, और अगर किसी कारण अगर आपको दिक्कत हो रही है, कांटेक्ट नहीं करने की जरूरत ये हो रही है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स हम वो भी सारी चीज़ हाईलाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ कर सकें। ठीक है सर। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपने सहयोगों को कहूँगा कि आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेसेस दे दें, जैसे आप कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे अपॉइंटमेंट लेके आ जाएं। आपकी जो प्रॉपर्टी का जो ये मैटर है, अगर जो आप हमें सामने से कह के समझाना चाहते हो, तो आप कभी भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। ये भी एक केस था, मुझे कहते हुए तो काफ़ी ये लगता है कि देखिए, थोड़ा सा इंटरोगेट करने की बात है, थोड़ा सा सवाल पूछने पे आप जो इन्वेस्टर हैं वो इतने से इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनको सारा स्टेटस, सारी स्टोरी नहीं पता चलती कि आखिर मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। मैं ये नहीं कहता कि हमारे जो पिछले कॉलर थे उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, उनको सारी चीज़ें पता थी, लेकिन कनेक्ट कैसे किया जाए एक के बाद एक वो चीज़ों पे कहीं वो अटक रहे थे, या वो चीज़ों की थोड़ी सी एक गैप थी। वो गैप क्या थी? वो गैप कुछ नहीं है, वो आप ही में गैप है। आप ही को समझना है कि आपके साथ हुआ क्या है। यू हैव टू हैव नोन दैट व्हाट इज योर राइट्स, how you can save yourself and protect your own money, because you are the only one who will take care of your money and no one else will take care of your money, because it's an old saying, if I am thirsty and you drink water, my thirst will not go away. बहुत पुरानी कहावत है, अगर मुझे प्यास लगी और आपको पानी पीना हो तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। उसी तरीके से बार बार स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम कोशिश करती है कि आपको सिखाएं या आपको सतर्क रखें बहुत सारे फ्रॉड्स और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। बहुत सारे हमारे जो निवेशक हैं, बहुत सारे हमारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैं, वो हमेशा अपने दूसरे कोई कामकाज में इतने ज़्यादा एंग्रॉस रहते हैं कि सोचते हैं एक छोटी रकम इन्वेस्टमेंट करने से चला भी गया तो कोई गम नहीं, लेकिन वो छोटी रकम, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद बने सागर, वैसे ही छोटी छोटी रकम जमा करने से एक कोई स्कैम ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो जाता है कि वो लाखों करोड़ों का स्कैम करने के बाद भी
कोई चीज़ पे उस चीज़ पे एक्शन नहीं होता। एक्शन होता भी है तो बहुत ही देर सवेर के बाद, जब वो कंपनी सारा सब कुछ वाइंड अप करके रफू चक्कर हो चुकी होती है। मैं अपने पूरे दर्शकों को बार बार एक ही चीज़ हाईलाइट करूंगा कि अगर आपके साथ कोई स्कैम या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो या किसी स्कैम के बारे में आप जानते हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो चीज़ समझें, सुने और एक्सपोज करें वो सारी कंपनीज को जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है। और अगर आप किसी स्कैम के बारे में जानते हो तो हमें बेशर्त ईमेल कर सकते हैं, सारे डिटेल्स उसके हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि वो चीज़ को एक्सपोज किया जाए, समझा दिया जाए हमारे व्यूवर्स के लिए और एक सबक बन सके कि कैसे अपने पैसे बचा सकते हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को आज के लिए दीजिए इजाजत। जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत, सड़कों पर तेज दौड़ती हुई गाड़ियां और अपनी मंजिल की तलाश में दौड़ते भागते लोगों के कदमों की आवाजों के बीच मुंबा माँ अपने अतीत के पन्नों को पलट रही हैं। तभी उनकी निगाह अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक गई। इस पन्ने पर 13वीं शताब्दी की दास्तां लिखी थी। इस वक्त आज का मुंबई गुजरात की सल्तनत में शामिल था। वक्त बीतता गया, हालात ने करवट बदली। 1543 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप छीन लिया। और पहली बार इस द्वीप का नाम अच्छी खाड़ी यानी बॉम्बहिया रखा गया, जो कि बाद में बम्बई में तब्दील हो गया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, जिनको ये इलाका दहेज में दे दिया गया। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आज के सबसे महंगे शहर बम्बई को सिर्फ 10 पाउंड के पट्टे पर दे दिया गया। इस शहर की तकदीर तभी अचानक चमक गई जब स्वेज नहर के खुलने के बाद ये शहर अरब सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया और अगले 30 साल में ये शहर पूरे देश के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में उभर कर सामने आने लगा। इस दौरान देश में आजादी का इंकलाब शुरू हो चुका था। बम्बई प्रेसिडेंसी का ये सबसे बड़ा शहर आजादी की लड़ाई का मरकज बन गया। आजादी के बाद 1947 में मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गया। 1955 में जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया, तब बम्बई प्रेसिडेंसी को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में तकसीम कर दिया गया। मुंबई को एक ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिए जाने की